हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। फ्रेंड्स, एक और सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट की है। जैसा आप देख पा रहे हैं सीजीएल 2023। इस वीडियो के थ्रू सीजीएल में पूछे गए जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बेसिकली वो सब कवर हो जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। बेसिकली जो हम लोग स्पीड टेस्ट डिस्कशन कराते हैं जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है, वो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए वहाँ पर भी आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर ही बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो वहाँ पर सारा का सारा डिस्कशन डिटेल में दे रखा है, आप उसको एक एक करके या टाइम टू टाइम देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, बट अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसको डिटेल में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द बॉयज़ एंड द टीचर्स। द बॉयज़ एंड द टीचर्स, हमें पता है कि जब भी दो नाउन किसी कंजंक्शन से ज्वाइन किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तो वो फिर वर्ब जो लेते हैं वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। द बॉयज़ एंड द टीचर्स, इसका मतलब यहाँ द बॉयज़ एंड द टीचर, इसका मतलब जो वर्ब यहाँ पर आएगी वो प्लूरल आएगी। हमें पता है कि अगर किसी वर्ब में लास्ट में एस लग जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे लव का लव्स, ट्रीट का रीड्स, टीच का टीचेस, है ना, वांट का वांट्स, तो ये सब सिंगुलर वर्ब हो जाती हैं। तो इसका मतलब हमें चाहिए प्लूरल वर्ब। और वांट के साथ 2+V1 यानी इन्फिनिटिव आती है, तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांट टू विन। सो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल फटाफट देख लेंगे, इसमें कोई टफ नहीं है। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू, इन हिज पर्सनल व्यू नहीं होता है, बोलते नहीं, जैसे आंसर बोलते हैं, आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि इन हिज ओन इमेज बोलते हैं, तो पर्सनल व्यू जो नहीं बोलते, इन हिज ओन इमेज। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का ए हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, अपनी खुद की इमेज में क्रिएट किया था। बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 का ए हो जाएगा, इन हिज ओन इमेज होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो लिखा वर्ब है अडॉप्ट से गलत है। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और यहाँ पर अपने आप को ढालने के सेंस में होगा। 3 वर्ड होते हैं बेसिकली। एक होता है आपने देखा होगा अडॉप्ट, एक होता है आपने देखा होगा अडेप्ट, और एक और होता है आपने देखा होगा अडैप्ट। मैं फिर से बोल देता हूँ, ADOPT अडॉप्ट, ADEPT अडेप्ट, और ADAPT अडेप्ट। अब देखो, अडॉप्ट का मतलब तो होता है गोद लेना, आप जानते होंगे। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, निपुण, स्किलफुल, और अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना, है ना, इस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, एक्लेमेटाइज करना, इस टाइप से में उसे अडेप्ट बोलते हैं। यूज टू होना, तो अडेप्ट होना चाहिए था यहाँ पर आंसर। और अडेप्ट हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? सो देखिए, फ्रॉग अडेप्ट्स इटसेल्फ, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में लिखा है वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। जब भी बात की जाएगी, जब भी भाव आएगा 2 का, तो वहाँ पर ईच अदर का यूज करते हैं, आपको पता होगा। और अगर भाव हमारा 2 से ज़्यादा का होता है, सेंस 2 से ज़्यादा का होता है, वहाँ पर हम वन अनदर का यूज करते हैं। यहाँ पर हमें इस वी से कहीं नहीं पता चल रहा है कि बात 2 लोगों की जा रही है, बल्कि इस ऑल से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ईच अदर ना होकर वन अनदर होना चाहिए। और वन अनदर ऑप्शन किस में है? सो आंसर देखते हैं, 4 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इट इज़ रिपोर्टेड दैट शी हैज़ विन। अब आपको पता है हैज़, हैव, हैड, ये जब हम हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? 3rd फॉर्म आती है, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो 3rd फॉर्म आएगी। आपको पता है विन की 3rd फॉर्म 1 होती है, 1। सो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी हैज़ वन, ऑप्शन नंबर डी, यानी 5th का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर। ठीक है, नटवर जो है बहुत ही चालाक था और चालाक किस्म का प्राणी था। हु ऑलवेज ट्राइड, जो हमेशा कोशिश किया था टू। अब आपको पता है 2 के साथ V1 फॉर्म आती है, 2+V1, है ना, 2+V1। ये अगर कोई फ्रेज़ यहाँ पर ऐसी नहीं है जो कि ING लेती है, बट यहाँ पर 2 के साथ V1 आनी चाहिए। तो टू फूलिंग, अब फूलिंग तो यहाँ पर होगा नहीं, टू फूल होता तो ठीक रहता, लेकिन फूल यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे ही आंसर होगा। और 2 के साथ V1 आता है तो ING वाले तो सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, सी, टू डिसीव अदर्स, धोखा देना, किसी को, दूसरों को धोखा देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सॉट टू एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्शंस ऑफ फ्रीडम। कॉन्सेप्शंस ऑफ फ्रीडम नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम बोलते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम कहीं पर नहीं लिखा है तो फ्रीडम का ही सिनोनिम आप लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी लगा सकते हो। एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज। अब आपको पता है, लिखो यहाँ पर दो वर्ब होती हैं, एक होता है आपकी राइज और एक होती है रेज। ठीक है, राइज जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक्शन खुद कंप्लीट कर लेती हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए जस्ट टू कंप्लीट देयर एक्शन। ठीक है, तो अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। सो कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है, कोई वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है? तो अगर कोई वर्ब व्हाट या होम का आंसर आपसे मांगने लगे, बेसिकली होम का आंसर या व्हाट का आंसर, तो वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती है, और जो नहीं मांगे वो इंट्रांजिटिव होती है। अब देखिए यहाँ पर जो रोज़ वर्ड दे रखा है ये सेकंड फॉर्म राइज की है। राइज इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस नहीं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लिखा है मेनी क्वेश्चंस, ये नहीं हो सकता। सो हमारे पास यहाँ पर रेज की फॉर्म होनी चाहिए थी। अब देखो पास्ट दे रखा है, इसका मतलब रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड होनी चाहिए थी। अब रेज्ड किस में है? सो ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखा है रेज्ड मेनी क्वेश्चंस। सो आपको पता है मेनी डिटर्मिनर है, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। रोज़ यहाँ पर भी दे रखा है, गलत है। यहाँ पर अराउज, अराउज मीन्स तब हम यूज करते हैं जब किसी की इमोशन को जगाना होता है, उस केस में भड़काना होता है, उसे अराउज करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 8 का ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दे हैव डिस्पोज्ड ऑल दी ओल्ड बुक्स। डिस्पोज्ड नहीं, एक्चुअल में डिस्पोज्ड ऑफ होना चाहिए था, और डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है गेट रीड ऑफ, है ना, टू गेट रीड ऑफ। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? टू गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। एक बार जरा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर देता है, कभी कभी डिस्पोज्ड के साथ डिस्पोज तो लिखेगा लेकिन उसके साथ ओ डबल एफ ऑफ कर देगा। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा बट ये गलत होता है। सिंगल ऑफ वाला ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ, है ना। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना किसी से। सो ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है, फिर से फाइंड नहीं, एक्चुअल में सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही है। अब देखो यहाँ पर वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है बी अवेयर और एक वर्ड आता है अवेयर। तो बी अवेयर का मतलब होता है किसी डेंजरस से दूर रहना, है ना। और आपने वर्ड सुन रखा होगा बी अवेयर, बी अवेयर ऑफ डॉग सुन रखा होगा ना, यानी कि किसी डेंजरस चीज़ से दूर रहना, उसे बोलते हैं वी अवेयर। और दूसरा बोलते हैं वी अवेयर नहीं, चलो वी अवेयर, है ना। और जो अवेयर होता है एक्चुअल मतलब इसका मतलब होता है जागरूक होना किसी चीज़ का, जानकार होना किसी चीज़ से। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन दे रखा है या सेंटेंस में जो भाव दे रखा है, द मैनेजमेंट इज़ नॉट वी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, यानी इस फैक्ट से अवेयर नहीं था, जागरूक नहीं था, फैमिलियर नहीं था। तो फैमिलियर के लिए जो मीनिंग होनी चाहिए थी वो अवेयर ऑफ होनी चाहिए थी। सो ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा, अवेयर ऑफ, है ना। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सुन लेंगे समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे डिस्पोज्ड ऑफ, देखो सुनते रहिएगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये प्रीपोजिशन का टॉपिक होता है। ऑफ किसके किसके साथ जनरली पूछा जाता है। जैसे डिस्पोज्ड ऑफ मतलब क्या है? छुटकारा पाना, है ना। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ के साथ ऑफ लगता है। अवेयर के साथ ऑफ लगता है, जो यहाँ पर देखो लगा है 10 का ए, है ना। कॉशस ऑफ होता है, CAUTIOUS, कॉशस ऑफ होता है, इसके साथ ऑफ लगता है। डिवॉइड के साथ ऑफ लगता है, DEVOID, डिवॉइड का मतलब होता है से वंचित होना, डिवॉइड के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, फियरफुल ऑफ लगता है, सस्पिशियस ऑफ लगता है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है, बहुत बार पूछा गया है कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंट ऑफ इस टाइप में। गिल्ट आपने देख रखा हो, गिल्टी ऑफ बोलते हैं, गिल्टी ऑफ बोलते हैं ना, टॉलरेंट ऑफ बोलते हैं, वर्दी ऑफ बोलते हैं, एनवियस ऑफ बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इससे देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है डेली अरेंजमेंट्स, यानी कि सेंटेंस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज़ टू सिटीजन्स सच एज फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, मेडिकल हेल्थ एंड सो ऑन, एज वेल एज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। सो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं ये सब कंडीशंस की बात की जा रही है ना। जो चीज़ें हमारे रोज़मर्रा लाइफ
में होती हैं, लिविंग कंडीशन के बारे में जो बात की जा रही है उन सब की बात की गई है, जैसे फूड के बारे में बात की गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बात की जाएगी वो लिविंग कंडीशन की बात की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, लिविंग कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में लिखा है यहाँ पर द मॉब ड्रो ऑन द रैमपेज। ड्रो ऑन द रैमपेज नहीं होता है एक्चुअल में, यहाँ पर गो ऑन द रैमपेज होता है। सही ईडियम जो होता है वो गो ऑन द रैमपेज होता है। गो ऑन द रैमपेज आपने सुन रखा होगा, एक्चुअल में गो ऑन रैमपेज होता है। सही से अगर देखा जाए तो गो ऑन रैमपेज, गो ऑन रैमपेज का मतलब ये हो जाता है कि भगदड़ मचना, एकदम गो ऑन रैमपेज, आपा खो देना टाइप का, है ना, उसे गो ऑन रैमपेज बोलते हैं। सो यहाँ पर सेकंड फॉर्म गो की वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है तो वेंट ऑन द रैमपेज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्लीज़ आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। ठीक है, अब देखो गेट ऑफ होता है एक्चुअल में, ये गेट GET गेट और OFF ऑफ होता है। गेट ऑफ का मतलब होता है दूर रहना किसी चीज़ से, है ना, उसे फ्रेजल वर्ब है। तो गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव, लीव के सेंस में यूज करते हैं, किसी चीज़ को छोड़कर जाने के सेंस में यूज करते हैं गेट ऑफ करना। तो यहाँ पर काउच नाउन दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज की जाएगी। तो एक ही यहाँ पर लिखा है गेट ऑफ होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा, 13 का बी, गेट ऑफ माई काउच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में लिखा है आई विल नॉट गो आउट। अब हमें पता है कि मेन क्लॉज हमारी फ्यूचर में है। आपको पता है जब भी मेन क्लॉज फ्यूचर में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो लिखी जाती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो कि सबऑर्डिनेटिव क्लॉज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई होती है उसका बाय डिफॉल्ट टाइम जो होता है वो फ्यूचर का होता है, इसलिए मेन क्लॉज फ्यूचर ओरिएंटेड लिखी जाती है। आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स होना चाहिए था यहाँ पर, इफ़ इट रेन्स। सो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, 14 का सी, कंडीशनल सेंटेंस है, आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 दे रखा है आई डोंट वियर द सनग्लासेस एट द मोमेंट। इस एट द मोमेंट से हमें ये पता चलता है कि ये टाइम के लाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, और आपको पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात जब हम करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा कंटिन्यूस मोड में होता है। अब एट द मोमेंट दे रखा है, इससे भाव यही पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, क्योंकि एट दैट मोमेंट होता तो मैं पास्ट मान लेता, एट द मोमेंट है इसका मतलब प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट में किसी पर्टिकुलर लाइन की पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर समय के लिए वैलिड होता है तो उस सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। आपको पता है जैसे इस समय मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो इस पर्टिकुलर टाइम की इस लाइन की पर्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक्शन किस में है, कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा होना चाहिए था, कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था। पास्ट का नहीं यूज करेंगे, प्रेजेंट यूज करेंगे। सो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। आई एम नॉट वेयरिंग, 15D। अच्छा, आगे से बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्लू होते हैं, जैसे आपने सुन रखा होगा, मैं आपको टेंस में बताता रहता हूँ, बहुत सारे क्लू होते हैं। जैसे लिखा हो एट दी मोमेंट, एट दी मोमेंट, जैसे यहाँ पर लिखा है एट दी मोमेंट। ऐसे और भी वर्ड आ जाए, जैसे नाउ आ जाए, है ना, नाउ, इससे में प्रेजेंट का भाव मिलता है। जैसे है ना, राइट नाउ आ जाए, इससे प्रेजेंट का भाव मिलता है। एट प्रेजेंट आ जाए, इससे प्रेजेंट का भाव मिलता है। एट दिस टाइम आ जाए, इससे प्रेजेंट का भाव मिलता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, इसका प्रेजेंट का भाव मिलता है। दीज डेज आ जाए, इससे प्रेजेंट का भाव मिलता है। नाउ अ डेज आ जाए, इससे प्रेजेंट का भाव मिलता है। ये सब प्रेजेंट के इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं। जो आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। 16 में आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पिछले साल की बात की जा रही है और पिछले साल की बात की जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंस होना चाहिए था यहाँ पर। सो सिंस लास्ट ईयर होना चाहिए। तो आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट ईयर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सिंस वाला, ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, 16 का सी, क्योंकि आपको पता है फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है यहाँ पर। सो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी के समय में सी प्रेज। अब देखो प्रेज जो वर्ड यहाँ पर दे रखा है वो गलत दे रखा है, क्योंकि इस प्रे का मतलब यानी PREY का मतलब होता है शिकार होना या शिकार करना। ठीक है, हंटिंग जैसे समझते हो, लेकिन PRAY जो होता है इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के सेंस में हम यूज करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रेज होना चाहिए था। 17 का कौन सा होना चाहिए था, 17 का प्रेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेज। अब देखो जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रेज, ये इसका मतलब होता है तारीफ़ करना, PRAIC, प्रेज का मतलब तारीफ़ करना। प्राइस का मतलब कीमत है, जानते हो। और यहाँ पर प्रे लिखा और प्रेज लिखा है, चूँकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो ऑप्शन नंबर बी बॉल आएगी, प्रेज, ऑप्शन नंबर बी बॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द करोके प्रोग्राम वॉज planned by the club was a
ग्रैंड सक्सेस, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ज़रा ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पर लिखा है वॉज, ये हमारी मेन वर्ब है, और अ ग्रैंड सक्सेस ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनती है तो लिंकिंग वर्ब कही जाती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद अपना कॉम्प्लीमेंट आता है। ये कॉम्प्लीमेंट इस द करोके प्रोग्राम का सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया द करोके प्रोग्राम, और वॉज अ ग्रैंड सक्सेस ये हमारा उसका प्रेडिकेट हो गया। वॉज मेन वर्ब, अ ग्रैंड सक्सेस कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जो भी बीच में वर्ब आएगी वो नॉन फाइनाइट सेंस में आनी चाहिए। नॉन फाइनाइट सेंस में मतलब क्या है कि हम इस यहाँ पर ये अगर मेन वर्ब मान लेंगे कि दो मेन वर्ब किसी सेंटेंस में बिना किसी कंजंक्शन के आपको पता है नहीं आ सकती हैं, तो ये नहीं ऐसे बन पाएगा। तो फिर इसे कैसे बनाना पड़ेगा? इस प्लान्ड को आप नॉन फाइनाइट में पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज कर लो, है ना। प्लान्ड बाय द क्लब, ठीक है। इस प्लान्ड बाय द क्लब का मतलब हो जाएगा विच वॉज प्लान्ड बाय द क्लब। सो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बी बॉल हो जाएगा। नॉन फाइनाइट कैटेगरी का ये सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में और रिपीट होते हैं, आई मीन टू से, है ना, रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 18 का बी हो जाएगा, 18 का बी बॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कह रहा है कि एरेने वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाई वॉक। अब देखो इस सेंटेंस में बाई वॉक आपको पता है गलत है, क्योंकि बाई के साथ प्रपोजिशन है, इसके साथ वॉक को आईएनजी वॉकिंग कर देते, बट वॉकिंग ऐसा तो है ही नहीं। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई नो इम्प्रूवमेंट का तो ऑप्शन है नहीं, और यहाँ पर जो लिखा है वो बाई वॉकिंग होना चाहिए था, तो लिख भी सकते थे। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका सब्सटीट्यूट ढूंढना है तो ऑन फुट हो जाएगा। और ऑन फुट किस में लिखा है? देखिए 19 का डी हो जाएगा, एवरी सिंगल डे ऑन फुट, ठीक है, ऑन फुट होना चाहिए था। या फिर यहाँ पर लिख सकते थे एवरी सिंगल डे बाय वॉकिंग, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगा? 19 का डी हो जाएगा। हमें पता है कि जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जाएगी तो अगर उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं होता है तो फिर वहाँ पर सब्सटीट्यूट चूज किया जाता है। सब्सटीट्यूट का जो भी है वो चूज किया जाएगा, या इंप्रूवमेंट में भी है अगर सब्सटीट्यूट दे रखा है तो सब्सटीट्यूट चूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक। अब देखो यहाँ पर यहीं में स्टेक मिल गई। आपको पता है कंपनी सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसका प्रोनाउन इट आता है। अब इट का ही पजेसिव केस जो भी यूज करना है यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर जो लिखा है देयर ये भी नहीं होना चाहिए था, और आगे जो देयर दे रखा है ये भी नहीं होना चाहिए था, यानी दो जगह हमारा इट्स आना चाहिए था। अब देखो इट्स में दो जगह कहाँ पर है? तो यहाँ पर डी में, सेल इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडरी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा। 21 देखते हैं। 21 में हमें यहाँ पर लिखा है इन टूडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज़ वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन बाय मेनी मीन्स। बाय मेनी मीन्स नहीं, फिर यहाँ पर बाया वेरियस मीन्स बोलते हैं ना, बाया वेरियस मीन्स। बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाया वेरियस मीन्स। आगे बढ़ते हैं, 22 देखते हैं। 22 में लिखा है दे आर द पीपल विच आर। आपको पता है जो पीपल होते हैं ये हमारा अगर एंटीसीडेंट बनते हैं पर्सन के लिए एंटीसीडेंट, अगर पर्सन कोई एंटीसीडेंट बन रहा है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है हु और होम यूज करते हैं। होम यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के रूप में, और हु यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। यानी हु कहने का मतलब ये हुआ कि हु अगर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब आएगी, और होम अगर यूज कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हु के केस में लगना चाहिए था, और हु वाले हमारे पास कौन से ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हु आर लुकिंग टू एक्सप्लेन, है ना, हु आर लुकिंग टू एक्सपैंड, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर 22 का हु इज़ नहीं हो सकता क्योंकि पीपल है तो गलत हो गया। दैट आर लुक्ड ये तो पैसिव हो गया, ये गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी बचा है, तो आसान है, हु आर लुकिंग टू एक्सपैंड। सो ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में दे रखा है सैक्सोफोन, यानी कि सी इज़ एन ऑफुल हो बोर, शी इज़ ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन सैक्सोफोन। सो आंसर यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए था, ईडियम है ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट होता है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी अपने मुँह में मिट्ठू होना, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट होता है। सो आंसर हमारे पास सी होना चाहिए था। कंप्लीट ईडियम है, इसको ईडियम को कंप्लीट करने के लिए बताया जाता है। ऐसा मैं सेंटेंस में कई बार आपको क्लास में बता चुका हूँ कि सेंटेंस को कई बार ईडियम्स को कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पूछा गया है यहाँ पर सैक्सोफोन लग दिया, और जबकि होना चाहिए था ट्रम्पेट, और ये ईडियम होता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपने मुँह में मिट्ठू होना। और मैंने आपको याद कैसे कराया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप अंकल जी हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं वहीं से याद करने ला कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट डोनाल्ड अंकल जी। सो यहाँ पर समझ सकते हैं 23 का सी हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इधर यू, आपको पता है जो हमारे पास कुछ को रिलेटिव कंजंक्शन है जो कि कंजंक्शन में आपको पढ़ाया जाता है, जैसे ईदर के साथ और, है ना, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, है ना, इस टाइप में,
नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर, ये सब टाइप के को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, इनका पेयरिंग याद रखो। तो ये बहुत काम आते हैं। ईदर यू और होना चाहिए था, और ही, ईदर यू और ही, तो यहाँ पर और वाला ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईदर यू और ही। अब आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जो वर्ड जुड़े होते हैं, जो वर्ब आती है वो एज पर द नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में हमें फाइंड करना है गोविंद इज़ इम्प्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल विद अ व्यू टू। अब आपको पता है कुछ हमारे पास फ्रेजेस होती हैं, जैसे आपने सुन रखा होगा विद अ व्यू टू, है ना, बी यूज टू, इस टाइप से इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मैं आपको बोल देता हूँ थोड़ा सा, जो अगर आपको रिकॉल कर पाएँ तो कर लीजिए। विद अ व्यू टू आ जाए, विद अ व्यू टू के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। लुक फॉरवर्ड टू, यानी बी लुक फॉरवर्ड टू के साथ आईएनजी आएगी। एडिक्टेड टू के साथ आईएनजी आएगी। बी अवर्स टू के साथ आईएनजी आएगी। ओइंग टू के साथ आईएनजी आएगी। बी अपोज टू के साथ आईएनजी आ जाएगी। विद अ व्यू टू तो मैंने बता ही दिया। इन एडिशन टू के साथ आईएनजी आएगी। वी डिवोटेड टू के साथ आईएनजी आएगी। ठीक है, आईएनजी क्यों आती है, क्योंकि ये सब प्रेपोजिशन होते हैं, इनको चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर कोई वर्ब बन रही होती है तो उसको जीरन फॉर्म बनाना पड़ता है। जीरन जो है सेंटेंस में नाउन की तरह रिएक्ट करते हैं, और सेंटेंस में नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जीरन कहते हैं। सो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकमिंग हो जाएगा। 25 का बिकमिंग, ऑप्शन नंबर बी बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में लिखा है मेनी नोटिसिएबल पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। नोटिसिएबल का तो मतलब होता है जिनको ध्यान देने योग्य हो, जो ध्यान देने, जिस पर नोटिस किया जा सके। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर बात की जा रही लोगों की, तो इसका मतलब नोटेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट, है ना, बोल सकते हैं। नोटेबल का मतलब होता है फॉरमोस्ट, यानी जिनको ज़्यादा मशहूर बोल सकते हैं, फेमस बोल सकते हैं, उसे नोटेबल बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 26 का ए होना चाहिए था। नोटिशिएबल नहीं, नोटेबल होना चाहिए था। नोटिशिएबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य, नोटेबल का मतलब होता है मशहूर, फेमस, और नोटवर्दी का मतलब होता है जो चीज़ उल्लेखनीय हो, घटना हो, स्पष्ट से बोलते नहीं, नोटवर्दी है। सेलिब्रिटी जानते हो, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर सेलिब्रिटी और पीपल एक साथ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यहाँ पर सेलिब्रिटी का यूज नहीं करेंगे, नोटेबल पीपल यूज करेंगे। मैनी नोटेबल पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में लिखा है द फैमिली इज़ नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग। अब आपको अभी मैंने बताया नीदर के साथ नॉर आता है, और नहीं आता है। सो बड़ा आसान हो जाता है आंसर। यहाँ पर देखो कहीं किसी ऑप्शन में और नॉर नहीं दे रखा है सिवाय ऑप्शन नंबर ए में। सो ए हमारा सही हो जाएगा, हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, नीदर के साथ नॉर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नीदर जॉन नॉर सेवन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिमन दे रखा है, नीदर जॉन दे रखा है। वो हमने अभी बताया है कि जो वर्ड नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब आती है एज पर द नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट सेमन है वो साइमन सिंगुलर है। साइमन सिंगुलर है तो यहाँ पर आर ना होकर ईज होना चाहिए था, इसलिए ईज वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। अब ईज वाला ऑप्शन किस में है, किसे केवल एक ही है। सो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए कितना आसान हो जाता है, यहाँ पर ना ए है ना बी है, सिर्फ और सिर्फ सी नंबर है, यानी 28 का सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में फन करना है, फिर से वहीं पर आगे चीज़ें हैं। एन एस ऑफ हिज शीथ नहीं होता है, इसका मतलब एक पता नहीं, एक ऐसी युक्ति या एक ऐसी ट्रिक होती है जो आपको बचा के रखते हो, जिससे आप किसी को जीत सको, है ना। तो उसे बोलते हैं ना एक गुप्त विधि। तो इसके लिए ईडियम जो आता है वो यूज होता है एन एस अप हिज स्लीव, है ना। इसे कुछ लोग एक बोलते हैं, कुछ लोग एस बोलते हैं। तो एन एस अप हिज स्लीव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 29 का डी हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसी गुप्त विधि जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर करते हो, उसे बोलते हैं एक। इसका भी बोलते हैं एक का पत्ता, तो एन एस अप हिज स्लीव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में फाइंड करना है, फिर से वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो बार बार फाइंड करने की कोई बात ही नहीं है। माय फ्रेंड इज़ ओइंग एन एक्सपेंसिव सेलफोन। अब आपको पता है हमारे पास कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो पजेस करने का काम करती हैं, जैसे आपके पास ओन आ जाए, है ना, हैव आ जाए, है ना, स्टैस में कंटेन आ जाए, पजेस आ जाए और कंप्राइज आ जाए। जैसे अगर आप पजेसन की बात करें तो हमारे पास 3 वर्ब होते हैं, जैसे ओन, हैव और आपके पास पजेस, है ना, पजेस। तो ये जो हमारी वर्ब होती हैं, अगर इन पे कोई पजेशन का भाव आ रहा है तो इनको हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। आई रिपीट, मैं कंटिन्यूस टेंस में बनने बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि इनकी आईएनजी नहीं बना सकते। आईएनजी बन सकती है बट इनको कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते। और जब भी कंटिन्यूस टेंस की बात की जाए तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 6 टाइप में कंटिन्यूस टेंस बनाया जाता है। एक कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन वर्ब को हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत
बहुत सारी वर्ब्स होते हैं, जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, उनका यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर हमारे पास 30 का जो होना चाहिए था उसे हम इसे नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में रखना पड़ेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट की बात की जा रही है तो ओन्स हो जाएगा। सो ओन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन्स, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में लिखा है हार्डली वी हैड। हमें पता है कि कुछ हमारे पास ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जो इन्वर्जन लेती हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। दो टाइप के होते हैं, पार्शियल इन्वर्जन, फुल इन्वर्जन। सो यहाँ पर हमें यूज चाहिए पार्शियल इन्वर्जन चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्डली हैड भी होना चाहिए, और हार्डली हैड भी किस में है, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्डली हैड वी। ये इन्वर्जन का केस है। सुनते समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हार्डली हैड वी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड बिटवीन देमसेल्व्स। देखो बिटवीन देमसेल्व्स जो लिखा है एक्चुअल में सेंटेंस सही है, बट हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये बात पता है कि बिटवीन जो लगता है वो दो लोगों के लिए लगता है, एमंग जो लगता है वो दो से ज़्यादा के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भाव ऐसा तो पता नहीं चल रहा है कि इन प्लेयर्स में दो है या दो से ज़्यादा है। तो अगर सेंटेंस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता तो वो भी सही हो सकता था, बट नो इम्प्रूवमेंट अगर ऑप्शन होता तो भी सही हो सकता था, बट नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन तो कहीं ऐसा है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर बिटवीन देम नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में बांट लिए थे, तो देमसेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए था। सो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, और बिटवीन देयर सेल्फ्स ये भी कोई वर्ड नहीं होता है, देयर सेल्फ से, ठीक है। अब हमारे पास बचा एमंग, यह भी देयर सेल्फ भी कोई वर्ड नहीं होता, एक ही ऑप्शन हमारे पास है, एमंग देमसेल्व्स। सो ऑप्शन नंबर 32 का ई हो जाएगा, एमंग देमसेल्व्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कह रहा है कि यहाँ पर ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, द ब्राइड सीम्ड इवन क्वाइटर एंड मोर डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, शाई, वो तो नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसे डिफिडेंट बोलते हैं। सो डिफिडेंट जो है एंटोनिम है कॉन्फिडेंट का। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जो ना सेल्फ अश्योर्ड होता है, और डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ अश्योरेंस, ठीक है, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो। सो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इसकी मीनिंग फाइंड करना है डिफिडेंट की। तो डिफिडेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी, शाई ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर 33 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द फैमिली हैज़ विजिट। अब आपको पता है हैज़ है हैड के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विजिट ऑलरेडी वर्ब दे रखी है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो विजिट ना होकर विजिटेड होना चाहिए, और विजिटेड लिखा है तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। अब देखो आर विजिटेड तो होगा नहीं, ये तो पैसिव फॉर्म बना देंगे। सब्जेक्ट हमारे पास फैमिली दे रखी है, अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर हो, डूअर ही हमारा सब्जेक्ट हो, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव इसमें रखा जाता है, आपको पता है। यहाँ पर आर विजिटेड तो होगा नहीं, सो आंसर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हैड विजिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द फैमिली हैड विजिटेड मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप व्हेन द मैन वॉज वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एजुकेशनल एजेंसी। सो बिल्कुल यहाँ पर वॉज की बात, पास्ट की बात की गई, सो ये पास्ट ऑफ द पास्ट होगा, यानी हैड विजिटेड बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कह रहा है कि वाइल ही सॉ द बियर। वाइल ही सॉ द बियर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करते हैं तो उसे हम इंडेफिनिट फॉर्म में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वाइल कंटिन्यूटी शो करता है, व्हेन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, सो ऑप्शन नंबर सी वाला यानी व्हेन वाला होना चाहिए था। क्या हो जाएगा, व्हेन ही सॉ द बियर, है ना, व्हेन ही सॉ द बियर ही रैन टू द नियरेस्ट ट्री। सो आंसर हमारे पास यहाँ पर 35 का सी हो जाएगा। 36 देखते हैं, लिखा है ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्ड बिसाइड अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब होता है बाय दिस साइड यानी बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त यानी इन एडिशन टू। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग आ रही है वो इनसाइड का भाव आ रहा है। अगर इनसाइड का भाव आ रहा है तो ट्रैप्ड इनसाइड होना चाहिए था, बिसाइड नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 36 का ई होना चाहिए। बिल्कुल आसान से सेंटेंस है, अगर समझोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। इनसाइड, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 36 का ई हो जाएगा। 37 में लिखा है दिस कंपार्टमेंट इज़ रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री पर्सन। मिलिट्री पर्सन नहीं होता, चलो मिलिट्री पर्सनल होता है, पर्सनल। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा, मिलिट्री पर्सनल। सो ऑप्शन नंबर टी, पर्सनल मतलब सुरक्षाकर्मी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में फाइंड क्या मतलब, द मून इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाई लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। नियर बाई लार्ज सेलेस्टियल बॉडी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो द नियरेस्ट लार्ज, है ना, द नियरेस्ट लार्ज सेलेस्टियल बॉडी हो जाएगा। पास के सबसे पास की बात की जा रही है, सो यहाँ पर नियरेस्ट लार्ज हो जाएगा, द नियरेस्ट लार्ज।
अर्थ के सबसे नज़दीक बड़े सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो सबसे नज़दीक बड़े सेलेस्टियल बॉडी की बात की जा रही है, तो लार्ज सेलेस्टियल बॉडी हो जाएगा, लेकिन सबसे नज़दीक है तो नियरेस्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 38 का डी हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। 39 का इफ़ ओनली आई वॉज, देखो यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेटिकल है, सेमी क्लोज कंडीशन सेंटेंस है, तो यहाँ पर वॉज ना होकर वर होना चाहिए, क्योंकि इमेजिन कर रहा है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा है, इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहा है। सो आंसर यहाँ पर वॉज ना होकर वर हो जाएगा। वॉज फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है और वर जो है वो हमारे कंडीशन में सब्जेक्टिव मोड की वर्ब होती है, जो कि किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करती है जो हाइपोथेटिकल होता है, अनरियल होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनेशन हमारा पूरा का पूरा है। तो यहाँ पर वर वाला आंसर हो जाएगा। सो 39 का सी हो जाएगा, है ना। आई वर यंग अगेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड क्या चूज करना है। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, Abraham Lincoln has been the 16th president of the United States and saved the Union at the American Civil War। पहली बात तो सेव नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है ना, जो की बात ऐसे सेव किया था। सो आंसर सेव्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी और सी तो वैसे ही ख़त्म हो गए। हमारे पास बचा सेव द यूनियन ऑन और सेव द यूनियन ड्यूरिंग। अब देखो यहाँ पर लिखा है द अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर किसी सरफेस पे तो बात की नहीं जा रही है, ड्यूरिंग मतलब ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल ड्यूरेशन ही हुआ होगा, है ना, क्योंकि सिविल वॉर एक ही महीने एक दिन में एक पॉइंट में तो हो नहीं जाएगी, ड्यूरेशन की बात की जा रही है। अगर ड्यूरेशन की बात की जा रही है तो यहाँ पर ड्यूरिंग वाला आंसर सही हो जाएगा। सो सेव्ड द यूनियन ड्यूरिंग दी अमेरिकन सिविल वॉर। सो ऑप्शन नंबर 40 का ए हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। ड्यूरिंग ड्यूरेशन है ना, दौरान बोलते हैं ना, ड्यूरेशन शो करता है। सो ऑप्शन नंबर 40 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में फाइंड करना है, फिर से यहाँ पर चूज करना है। द गर्ल इन द वाटर विशल्ड विद फुल माइट एंड वेव्ड माई आर्म्स। अब देखो माई आर्म्स कैसे है, गर्ल के लिए यूज़ किया गया है, तो हर आर्म्स होना चाहिए था यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है, तो हर आर्म्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हर आर्म्स। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा और वीडियो को भी साथ साथ देखते रहिएगा, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर PDF थोड़ा सा गड़बड़ा गई है, इसलिए PDF को आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 42 में द गवर्नमेंट हैज़ द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली अग्रीड टू, जो कि हमें भी नहीं दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली अग्रीड टू वेव। वेव यहाँ पर लहराने के सेंस में नहीं यूज किया जाएगा। वेव का मतलब होता है, आपको पता है ना, वेव का मतलब तरंग होती है, लहर होती है, तो यहाँ पर माफ़ करने के सेंस में यूज किया गया है। द एंटरटेनमेंट टैक्स, इसको माफ़ करने के सेंस में किया गया, और जब माफ़ करने के सेंस होता है तो वेव यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 2 + V1 हो जाएगा। और वेवर जो होता है वो माफ़ करने वाला होता है। सो ये तो नाउन हो जाएगा। वेव आपको पता है जाल होता है, इसे बोलते हैं ना मकड़ी का जाला, उसे वेव बोलते हैं। सो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, 42 का सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में फाइंड करना है यहाँ पर 2 + V1। देखो सिंपल से देखो, यहाँ पर लिखा है कॉन्फ्रेंस टू आयरन आउट होना चाहिए, टू आयरन आउट। सो बिल्कुल आसान है, 43 का सी हो जाएगा, टू आयरन आउट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आयरन आउट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को डिफरेंसेस को सुलझाना, बातचीत के माध्यम से दिए गए, है ना, जो पॉइंट्स होते हैं उनके माध्यम से किसी चीज़ को सुलझाना, उसे बोलते हैं आयरन आउट करना। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 का सी। 44 बोलते हैं, 44 में लिखा है यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मी। अब देखो यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब यूज कर रखा है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है ना, तो यहाँ पर बी होना चाहिए था पहली बात, और बी नहीं है तो यहाँ पर इसका मतलब वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए थी, और बेस फॉर्म में कौन सी है, तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है डिपेंड, और डिपेंड के साथ ऑन आता है, तो डिपेंड के साथ ओवर लिखा है, ये भी गलत, डिपेंड के साथ एट लगा, ये भी गलत, डिपेंड के साथ फॉर लगा, ये भी गलत, डिपेंड के साथ ऑन आता है। सो ऑप्शन नंबर डी, 44D, डिपेंड ऑन मी। सो यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन मी, आप हमेशा मेरे पर डिपेंड हो सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क्स। अब आपको पता है कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वर्क हो गया, ऐसे बने वर्ड आप देख लीजिए, जैसे वर्क हमारे पास जब भी बात की जाएगी ड्यूरेशन ऑफ टास्क, आई रिपीट, वर्क जब भी हम बात करेंगे इसका मतलब जब भी होगा ड्यूरेशन ऑफ टास्क, उस केस में ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इससे बने जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब अनकाउंटेबल होंगे, जैसे कि इम्पॉर्टेंट वर्क, अर्जेंट वर्क,
होमवर्क, क्लास वर्क, ऑफिस वर्क, है ना, ये सब के सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इनको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, है ना। सो यहाँ पर हम होमवर्क्स तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, कुछ हमारे पास डिटर्मिनर होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ लग जाते हैं, जैसे अलॉट ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया। ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों टाइप के नाउन को कैरी कर लेते हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में। सो यहाँ पर हमारे पास अलॉट ऑफ वर्क होना चाहिए था, अलॉट ऑफ होमवर्क होना चाहिए था। अलॉट ऑफ होमवर्क के लिए हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 45 का ए हो जाएगा, क्योंकि जो लिखा है वो गलत है ही है। और यहाँ पर आ के साथ लॉट्स लगा दिया, ये फ्रेज़ गलत हो गई। मच होमवर्क ये हम लगा सकते थे, बट यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा का सेंस आ रहा है, इसलिए हमारे पास आंसर है ही है। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके जो अनकाउंटेबल होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊंगा, और अगर आप याद कर पाएँ तो बिल्कुल याद कर लिए। जैसे वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, लगेज, बैगेज, नॉलेज, डैमेज, गार्बेज, पोएट्री, क्रॉकरी, मशीनरी, स्टेशनरी, सीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, फूड, फूल, है ना, मनी, हैंडक्राफ्ट, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हेयर, एविडेंस, हेल्थ बोल सकते हो, ब्रेड, पेपर, ग्लास, चाक हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, ट्रैफिक, वेदर बोल सकते हो, मिस्चीफ बोल सकते हो, है ना, इक्विपमेंट बोल सकते हो, जंक बोल सकते हो, लंच बोल सकते हो, डिनर बोल सकते हो, है ना, फायर हो गया। ये सब हमारे वैसे वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये नाउन का पोर्शन है, आप पढ़ते रहिएगा, देखते समझते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। 46 में दे रखा है आंसर हमारे पास कि द कमांडर्स इंटर्ड बाय फोर्स इनटू टेरिटरीज कैंप। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्रेज़ यूज करना है, और आपको पता है इंटर्ड बाय फोर्स का फ्रेज़ जो होता है वो ब्रेक इनटू होता है। क्या होता है? ब्रेक इनटू। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी सेकंड फॉर्म लगाना है हमें, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोक इनटू लगा देंगे, ब्रोक इनटू। सो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? जबरन कहीं सेंध लगाना, जबरन कहीं प्रवेश करना, है ना। इंटर समवेयर फोर्सफुली, उसे बोलते हैं ब्रेक इनटू। सो ब्रेक की फॉर्म आप लगा दीजिएगा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 46 का सी हो जाएगा, ब्रोक इनटू। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, इनको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब याद करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, बट अगर आप इनको सही तरीके से सीखेंगे तो ज़रूर सीख पाएंगे। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है रिश्ता तोड़ लेना, इसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक ऑफ लिखी है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना या फिर आउट ऑफ वर्किंग, काम करना बंद कर देना, उसे भी बोलते हैं। आप इमोशनली जब टूट जाते हो, ब्रेक हो जाते हो, उसको भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। और मशीनरी जब कोई वर्क काम करना बंद कर देते हैं, उसे भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। इंडस्ट्री जब काम करना बंद कर देती है तो उसे भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक विथ का मतलब जो होता है यहाँ पर रिश्ता तोड़ना, मैंने बताया ब्रेक विथ का मतलब रिश्ता तोड़ना है। और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अलग करना। एक बार फिर से, ब्रेक विथ का मतलब होता है रिश्ता तोड़ना, और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अलग करना किसी चीज़ को। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना या जबरन कहीं प्रवेश करना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीनरी या फिर इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाना। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं। माय फ्रेंड मीरा एंड हर मदर। अब देखो दो लोग हैं, माय फ्रेंड मीरा और हर मदर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आर आना चाहिए। थोड़ा सा देखिएगा, अंडरलाइन इज़ के नीचे भी कर लीजिएगा, केवल विजिटिंग के नीचे नहीं होगा, इज़ के नीचे भी होगा, क्योंकि इज़ भी गलत है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 47 का? चूँकि यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है, आर विजिटिंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर विजिटिंग। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, विजिटिंग कभी नहीं होगी, एम यहाँ पर यूज नहीं होगा, वॉज यहाँ पर यूज नहीं होगा, ये सब गलत है। सो ऑप्शन नंबर 47 का ए हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1999। अब देखो एक पॉइंट की बात की गई है और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की गई है 1999। ये कोई पास्ट का टेंस, पास्ट का टाइम है। अगर टाइम हमारा पास्ट का होता है तो एक्शन भी हमारा पास्ट का होता है, और वन टाइम एक्शन है हमारे पास ये, तो क्या हमारा पास्ट सिंपल पास्ट होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए था। 48 का जो आंसर होना चाहिए था वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम कभी किसी सेंटेंस को रिलेट करें। यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो रिलेटिव सेंटेंस होते हैं, रिलेटिव पॉइंट को बताते हैं एक के साथ दूसरा। पास्ट परफेक्ट टेंस हम तभी बता पाएंगे जब उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएं, तब हम उससे पहले पास्ट परफेक्ट बता पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ भाव है नहीं, इसलिए यहाँ पर सिंगल इवेंट है और इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब होती है वो V2 फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गिव मी। ऑप्शन नंबर 48 का बी बॉल, गिव मी हो जाएगा। 49 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड फॉर होता है। सो 49 का तो ए हो जाएगा। बहुत सारे ये प्रपोजिशन में क्लियर हो जाएगा, कुछ वर्ड्स होते हैं इनके साथ प्रिपरेशन फॉर आता है, एप्टीट्यूड फॉर होता है। जैसे मैं आपको
अगर रिवीजन कराऊँ तो थोड़ा सा सीख सकते हो। जैसे फॉर लगाते हैं एप्टीट्यूड के साथ, एडमिरेशन के साथ फॉर लगाते हैं, क्योर के साथ फॉर लगाते हैं ना, क्योर के साथ फॉर लगाते हैं, डिज़ायर के साथ फॉर लगाते हैं, होप के साथ फॉर लगाते हैं, नीड के साथ भी फॉर लगाते हैं, बट नीड के साथ और भी लग जाते हैं। रीज़न फॉर हो जाता है। हालांकि ये जो प्रेपोजिशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होते हैं, बट मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ कि ये यूज किए जाते हैं ऐसे, है ना। जैसे आपने सुन रखा होगा फ्रॉम, हम डिसेंट फ्रॉम बोल सकते हैं, अब्सटेन फ्रॉम बोल सकते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। जैसे हमने देखा होगा कि ऑफ, वो ऑफ वाला जो होता है वो अश्योरेंस ऑफ होता है, चार्ज ऑफ होता है, डाउट ऑफ होता है, एक्सपीरियंस ऑफ होता है, प्रूफ ऑफ होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो इस टाइप में आप सीखते रहेंगे। जो प्रेपोजिशन होता है एक्चुअल में कोई टॉपिक नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन अलग अलग प्रेपोजिशन अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। सो टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होता है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में हमें फाइंड करना, फिर से वही चूज करना है। 50 में लिखा है देयर इज़ अ चार्म ऑन द मिडनाइट, देयर चार्म ऑन द मिडनाइट या इन द मिडनाइट होना चाहिए था। सो यहाँ पर आंसर इन द मिडनाइट होना चाहिए था, ए हो जाएगा 50 ए। ये तो आसान है, 50 ए का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन। अब आप देखो, जब भी दो वर्ड किसी प्रपोजिशन या प्रोफेशनल फ्रेज से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है ना। नाउन 1 और प्लस प्रपोजिशन के साथ प्रोफेशनल कोई फ्रेज हो और नाउन 2 हो तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन 1 की आती है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड नाउन आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर जाता है। सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट की आती है, इसलिए सब्जेक्ट तो N1 बनेगा, नाउन 1 बनेगा। अब नाउन 1 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब दे दीजिए। तो यहाँ पर लिखा ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन। अब आप ऑनेस्टी सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए इज़ होना चाहिए था। सो इज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, चाहिए, ठीक है। इज़ रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ, सो ऑप्शन नंबर 51 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है, 51 का ए। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। बहुत सारे प्रपोजिशनल फ्रेज होती हैं, प्रपोजिशन होती हैं, जैसे कि आपका एज वेल एज है, आपने देखा होगा एज वेल एज जो यहाँ पर लिखा ही है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, प्रपोजिशन के रूप में, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, लेड बाय, एक्सेप्ट, रादर देन, लेस देन। इनके बाद जो नाउन आएंगे, जो भी प्रोनाउन नाउन आएंगे, जो वो सब ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे। इससे पहले जो नाउन प्रोनाउन आएंगे उनके बाद उनके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सो इनको समझते रहिएगा, देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में फाइंड करना है। अगेन हमारे पर यहाँ पर लिखा आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट सक्सेस, नहीं, गलत लिखा है यहाँ पर। माइट जो है हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब की V1 फॉर्म आनी चाहिए। सक्सेस तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास वर्ब होनी चाहिए और V1 फॉर्म में आनी चाहिए। एक ही फॉर्म, एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें वर्ब की V1 फॉर्म दे रखी है, दैट आई माइट सक्सीड। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मे के साथ सक्सेस गलत हो जाएगा। माइट सक्सेसर, सक्सेसर तो उत्तराधिकारी होता है, आपको पता है, ये नहीं होना चाहिए। सो सक्सीड यहाँ पर वर्ब होना चाहिए। सक्सेसफुल एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है सफल। सो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि माइट हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पर है नहीं, जो कि ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52 का सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में है, जो कि 57 तक सीजीएल कंप्लीट हो जाएगा। 53 में लिखा है द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स। फ्यू देखो आपने सुन रखा होगा, कुछ हमारे पास वर्ड्स जो डिटर्मिनर होते हैं, फ्यू और लिटिल, है ना। फ्यू और लिल, इसे हम लिटिल भी बोलते हैं, लिल भी बोलते हैं। चूँकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसे लिटिल बोलते हैं और अमेरिकन में इसे लिल बोलते हैं, तो लिटिल इधर यू से लिटिल और लिल बोथ आर करेक्ट। सो यहाँ पर लिखा है फ्यू, फ्यू मतलब नेगेटिव होता है, लिटिल जो है नेगेटिव होता है, लेकिन अगर फ्यू के पहले आ लगा दें तो ये पॉजिटिव हो जाता है। आ लिटिल लगा दें पॉजिटिव हो जाता है, द लिटिल, द फ्यू लगा दें तो फ्यू पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो दे रखा है वो नेगेटिव दे रखा है। यहाँ पर स्ट्रेंजर जरूर अगर शांत खड़ा था तो कुछ समय के लिए खड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो भाव आना चाहिए वो पॉजिटिव सेंस में आना चाहिए, है नहीं, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मतलब पॉजिटिव में, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आ फ्यू होना चाहिए था, आ फ्यू मोमेंट्स, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है फ्यू का कोई भी वर्जन आएगा, इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, और लिटिल के बाद नाउन जो है अनकाउंटेबल है, सिंगुलर आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 53 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सीनरी यस्टरडे। अब आपको पता है बहुत सारी ऐसे वर्ब्स होती हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है ना। आपको अभी मैंने बताया ट्रांसिटिव वर्ब पहचानने का तरीका क्या होता है कि वो वर्ब, उसी वर्ब से डिमांड करो व्हाट या होम का। अगर वो व्हाट या होम का डिमांड कर रही है आपसे तो वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। डिस्क्राइब, डिस्कस जो हमारी वो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सीधे अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, अपने और अपने ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं लेती हैं, यानी डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा।
डिस्क्राइब्ड व्हाट द सीनरी, ठीक है, सीनरी को डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब व्हाट, जो आंसर आ रहा है वो व्हाट का आंसर है। और टेक्निकल वर्ड में अगर भाषा में कहें तो व्हाट जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं और नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्क्राइब वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, इसलिए अबाउट नहीं आना चाहिए, अबाउट नहीं आना चाहिए। तो अबाउट नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर प्रिपरेशन ना हो आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है पास्ट की बात कर रहा है, ए और डी तो खत्म हो जाएंगे, सॉरी ए और बी बॉल तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि अबाउट यूज किया गया। अब हमारे पास सी और डी बचा। सी में डिस्क्राइब्ड है सो आंसर हमारा सी हो जाएगा। बी में केवल डिस्क्राइब दे रखा है जो कि प्रेजेंट दे रखा है, गलत है। सेंटेंस हमारा पास्ट का है तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब्ड। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे डिस्कस हो जाए, है ना, डिस्कस, बहुत बार इसके साथ डिस्कस अबाउट लगा देते हैं। स्पोकन में तो चलता है बट हम रिटन एग्जाम देते हैं तो उसमें गलत हो जाएगा। डिस्कस ट्रांसिटिव वर्ब, इसके साथ सीधे ऑब्जेक्ट आता है। डिस्कस हो गया, आपने देखा होगा डिस्क्राइब जहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब हो जाएगा। अटैक हो जाएगा, है ना, रिजेंबल हो जाए, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सीधे ऑब्जेक्ट लेते हैं। इंटर हो गया, एम्फेसाइज हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 54 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 का देखते हैं। 55 में लिखा है द क्वेश्चन वॉज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। ओके, वॉज रेज्ड फॉर डिस्कशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आया, उत्पन्न हुआ, तो उसे बोलते हैं। सो आंसर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, केम अप लगाओ, है ना। द क्वेश्चन वॉज रेज्ड फॉर डिस्कशन मतलब दोस्तों क्वेश्चन केम अप बिफोर, केम अप। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 55 का डी डॉग हो जाएगा। 55 डी डॉग, है ना, 55 का क्या हो जाएगा, डी डॉग हो जाएगा, केम अप। कम ऑफ का मतलब होता है अलग होना, आपको बताना है कम ऑफ मतलब क्या होता है, अलग होना। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है होश में आना, सॉरी कम राउंड, है ना, कम राउंड है, कम अराउंड का मतलब होता है होश आना। और कम आउट का मतलब होता है उजागर होना, उजागर होना। कम अप का मतलब होता है चर्चा का विषय होना या चर्चा में आना, उसे बोलते हैं ना उत्पन्न उठना, चर्चा का विषय होना। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा। 56 का जो आंसर हो जाएगा लिखा है पॉलीथिलीन ट्रेपेथलेट, है ना, वन ऑफ द मोस्ट ऑफन रिसाइकल प्लास्टिक्स एंड द मटेरियल यूज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ वाटर एंड सोडा बॉटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड या फिर कन्वर्टेड, मे बी कन्वर्टेड। पॉसिबिलिटी यहाँ कैपेसिटी की बात नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कैन कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटी की यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। सो आंसर हमारे पास मेरे हिसाब से तो मे भी कन्वर्टेड होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट करने का सेंस होता है यहाँ पर डिवैल्यूएटेड नहीं होगा, यहाँ पर प्लेस्ड नहीं होगा, इवॉल्व नहीं होगा। सो आंसर यहाँ पर हमारे पास 56 का ए हो जाएगा, ठीक है, 56 ए। क्योंकि डिवैल्यूएटेड का मतलब होता है वैल्यू कम कराना होता है, वैल्यू की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, फलना फूलना, ये भी नहीं हो जाएगा। प्लेस तो जानते ही हो, रखना होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्टेड हो जाएगा, मे बी कन्वर्टेड। सो ऑप्शन नंबर 56 का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 हमारे 2023 के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर लिखा है देखो, अब देखो बिल्कुल वही सिंपल से कॉन्सेप्ट आ गया। नॉट ओनली दे रखा है तो बट आल्सो आना चाहिए, एंड नहीं आना चाहिए। तो बट आल्सो एक ही ऑप्शन हमारे पास 57 का ए। सो इस हिसाब से हम लोगों ने सीजीएल पूरा कंप्लीट कर लिया है 2023 का। और अगला जो हमारे पास देखो अब दिख रहा होगा सीजीएल 2022 दिख रहा है, इसका मतलब इसका हम बनाएंगे अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। पीडीएफ में थोड़ा सा कम व्यू दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे AP सर इंग्लिश के नाम से है, उसे सर्च कर लेंगे AP सर इंग्लिश के नाम से। वहाँ पर बहुत सारी PDF मिलती हैं, डेली क्विज मिलते हैं, आप उसे सॉल्व करते रहेंगे और वोकैब भी मिलती हैं। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और वीडियो में अगर आप चैनल पर पहली बार, मैं बार बार कहूँगा कि चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।